हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था, हम क्लास 10th साइंस का 9th चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने हमारी लास्ट वीडियो में 9th चैप्टर को आधा कवर कर लिया था, बट उसमें कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं जो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। इसमें सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक आता है, वो है विकास या इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। वह निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रोसेस जो हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों में शुरू हुआ और उससे क्या हुआ, नई स्पीशीज का उद्भव हुआ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि मनुष्य का जो विकास है वो बंदरों से हुआ है, कि बंदर जैसे पहले बंदर जो थे वो आज मनुष्य है। तो इस बंदरों का विकास, बंदरों से मनुष्य का विकास, इसको होने में बहुत हजारों करोड़ों वर्ष लग गए थे, फिर जाकर मानव का विकास हुआ था। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर हम उसको समझेंगे कि किसी समष्टि या फिर जो किसी भी जो स्पीशीज होती है उसका उद्भव कैसे होता है, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। बट उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इवोल्यूशन जो होता है उसमें सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसमें जो डिसिमिलरिटीज आती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और ये डिसिमिलरिटीज किसकी वजह से आती है, क्योंकि जैसे डीएनए रेप्लिकेशन, जब रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उसमें कुछ कमी रह जाती है, जिसकी वजह से पेरेंटल स्पीशीज़ में और उसकी जो संतान होती है इसमें कुछ डिसिमिलरिटीज आ जाती है। तो इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से कोई स्पीशीज़ में कैसे डिफरेंस आता है, किसी भी चीज़ को लेकर डिसिमिलरिटी होती है। तो हम उसको एक एग्जांपल के हेल्प से हम उसको समझेंगे। तो उसमें सबसे हमने क्या लिया, एक बीटल जो होता है उसको हमने उसके ऊपर हमने स्टडी की। तो उसमें यहाँ पे उसमें फर्स्ट सिचुएशन जो थी उसमें देखते हैं कि 12 लाल बीटल जो होते हैं उनका एक ग्रुप था। उसमें क्या हुआ कि ये जनन के दौरान उनके रंग में परिवर्तन हो गया। मीन्स जो बीटल्स थे उनमें क्या हुआ, जब रिप्रोडक्शन हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनके कलर में चेंजेस आ गए। तो उसमें कलर में चेंजेस आया तो वो किस तरह से हुए, यहाँ पे दो सिचुएशन बनती है कलर में चेंजेस की, कि सभी जो थे वो लाल बीटल्स थे और एक क्या था, एक हरा बीटल था। तो लाल बीटल में जब जो सारे लाल बीटल्स थे उनमें जब रिप्रोडक्शन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि वहाँ पर सारे लाल बीटल्स हुए और जो कौवा जो होता है वो क्या करता है, वो उन लाल बीटल्स को खा जाता है। क्योंकि झाड़ियों में क्या होता है कि लाल बीटल्स उसको दिखते हैं तो वो कौवा उन लाल बीटल्स को खा जाता है, जिसकी वजह से जब वो लाल बीटल्स जो होते हैं उनमें कमी आ जाती है और हरे जो बीटल्स थे उनमें क्या हुआ, वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे आप सेकेंड सिचुएशन देख सकते हैं कि जब वो ग्रीन बीटल्स जो था उसमें रिप्रोडक्शन हुआ तो उसकी संतति क्या हुई, मीन्स जो उसकी संतान जो होती है वो क्या हुई, वो भी हरी होती है। तो हरे बीटल्स को क्या झाड़ियों में वो देख नहीं पाता है कौवा, तो वो क्या करता है, हरे जो बीटल्स होते हैं वो बच जाते हैं और उनकी संततियों में क्या होता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। तो इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि हरे रंगों का जो होता है वो नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो उनको क्या नेचुरल सिलेक्शन का फ़ायदा हुआ कि जिसकी वजह से कौवा जो होता है झाड़ियों में उन बीटल्स को देख नहीं पाता है और वो उनको नहीं खा पाता है, जिससे वो हरे बीटल्स जो होते हैं वो बच जाते हैं और उनमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या था, वो 12 बीटल्स का ये ग्रुप है। उसमें फर्स्ट जो सिचुएशन थी उसमें क्या हुआ, इन बीटल्स के बीच में एक ग्रीन बीटल है। उसमें आगे क्या होता है, जो कौवा होता है वो क्या करता है कि वो लाल बीटल्स जो होते हैं वो झाड़ियों में इजीली दिख जाते हैं तो वो उन लाल बीटल्स को खा जाता है। वो ये ग्रीन बीटल जो होता है वो दिखाई नहीं देता, तो उसमें क्या होता है, फिर ग्रीन बीटल बच जाता है और वो क्या होता है, उसमें जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसकी जैसे ही नई संततियाँ बन जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाल जो है उनको धीरे धीरे कौवे खाते गए और उनकी समष्टि धीरे धीरे ख़त्म होती गई और
ग्रीन जो थे उनकी संख्या में वृद्धि होती गई। और लास्ट में यहाँ आके आप देख सकते हैं कि सारे जो बीटल्स थे वो ग्रीन हो गए। तो इस तरह से ये फर्स्ट सिचुएशन में ये हुआ कि जब इवोल्यूशन के दौरान जब बीटल्स के जब उसमें रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन में जो डिसिमिलरिटी या विभिन्नताएं आई थी वो क्या थी, उसके रंग को लेकर उसकी विभिन्नता आई थी। तो अब सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं हम। यहाँ पर सेकंड सिचुएशन आती है कि वो सारे जो लाल बीटल्स का जो ग्रुप था उसमें रिप्रोडक्शन की वजह से रंग में परिवर्तन हो गया था। तो उसमें क्या था, सारे जो थे वो क्या थे, लाल बीटल्स थे और एक क्या था, एक नीला बीटल था। तो अब उसमें है कि देख सकते हैं कि जो केवल एक नीला था उसमें लाल बीटल्स में, और उसमें क्या अब जो है रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, लाल बीटल्स जो थे वो ज़्यादा थे तो उनकी संख्या में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, मतलब उनकी संख्या में ज़्यादा वृद्धि हो गई। और जो नीला बीटल था उसमें जब रिप्रोडक्शन हुआ तो उसमें भी क्या हुआ, नीले रंग जो थे मीन्स नीले जो बीटल्स थे उनकी संख्या में भी वृद्धि हो गई। पर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कौवे जो होते हैं, कौवे जो इस सिचुएशन में कौवे जो होते हैं वो लाल और नीले मतलब कि रंगों की पहचान करके उनको खाते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जो बीटल्स की संख्या थी वो कम होती गई, क्योंकि झाड़ियों में क्या होता है कि नीले और लाल बीटल्स दोनों ही आसानी से दिखाई देते हैं। तो कौवे क्या है, उनको चूज करके या उनको आइडेंटिफाई करके वो खा लेते हैं। तो इससे क्या हुआ कि लाल रंग जो थे वो नीले से अधिक हो गए, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जो कौवे थे वो क्या करते हैं, लाल बीटल्स को कम खा रहे थे और ब्लू बीटल्स जो थे उनको ज़्यादा खा रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि रेड बीटल्स की संख्या में वृद्धि हो गई। तो इस सिचुएशन में क्या है, सडनली एक क्या आता है, हाथी आता है। हाथी क्या होता है कि वो क्या करता है कि झाड़ियों को क्या है, झाड़ियों के ऊपर पैर रख देता है, रौंद देता है। तो इससे क्या होता है कि सारे बीटल्स जो थे वो मर जाते हैं। बट इसमें इंसिडेंटली क्या है, वो नीले बीटल्स जो थे वो बच जाते हैं और लाल बीटल्स सारे खत्म हो जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि छोटी समष्टि में दुर्घटनाएं किसी जीव की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती है। मीन्स जो छोटी समष्टि मीन्स यानी छोटा जो ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, किसी भी कोई भी अगर एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो उसकी वजह से क्या है, किसी भी जीव की जो संख्या होती है वो प्रभावित हो सकती है। यहाँ पर ना कोई नेचुरल सिलेक्शन था, ना कुछ उसमें कोई अलग से कोई प्रोसेस था, बट इसमें क्या हुआ कि जो हाथी था वो सडनली आया और झाड़ियों को रौंद दिया। तो इससे क्या हुआ कि इंसिडेंटली रेड वाले जो बीटल्स थे वो सब खत्म हो जाते हैं और ब्लू वाले जो बीटल्स थे वो बच जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि फिर ब्लू वाले बीटल्स रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या में वृद्धि करते रहे। तो इसको भी हम डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं, समझते हैं। इस डायग्राम में ये आप सेकेंड सिचुएशन में देख सकते हैं कि ये जो 12 बीटल्स का ग्रुप था उसमें क्या हुआ कि सारे रेड बीटल थे और एक ब्लू बीटल था। तो ब्लू बीटल में क्या हुआ, फिर ब्लू बीटल की संख्या कम थी और रेड बीटल ज़्यादा थे तो इनकी संख्या में ज़्यादा वृद्धि होने लग गई। इंसिडेंटली वहाँ पर सडनली एलिफेंट आता है तो उसने क्या किया, गलती से रेड बीटल्स के ऊपर उसने पाँव रख दिया। तो उससे क्या हुआ, रेड बीटल्स सारे खत्म हो गए और संयोग से जो ब्लू बीटल्स थे वो बच गए। तो इससे फिर क्या, ब्लू बीटल्स ने रिप्रोडक्शन किया और उनकी संतति बना दी। तो ये यहाँ पर ब्लू बीटल्स में वृद्धि हो गई। अब थर्ड सिचुएशन की बात आती है कि जो रेड बीटल्स का ग्रुप था वो जिन झाड़ियों पे रह रहे थे वहाँ पे क्या झाड़ियों को रोग लग जाता है। तो रंगों के मीन्स बीटल्स के जो औसत भार में अल्प पोषित की वजह से कमी आ जाती है। मीन्स जहाँ पे वो बीटल्स रह रहे थे जिन झाड़ियों पे, झाड़ियों में क्या है, रोग लग गया। तो उनके बीटल्स के जो वेट में क्या है, कम खाने की वजह से उनके वेट में कमी आ गई और रंगों की संख्या में गिरावट हो गई। मीन्स वे खाना कम मिल रहा था उनको तो उनकी मौत हो गई। मीन्स वो मर गए खाना कम मिलने की वजह से। और फिर जब पौधों का रोग समाप्त हो जाता है तो फिर क्या होता है कि बीटल्स की संख्या वापस से बढ़ जाती है और उनके भार में वृद्धि हो जाती है। इसको भी हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये थर्ड सिचुएशन है कि इसमें जो बीटल्स थे
इनकी जो झाड़ियों पे रोग लग गया था, तो क्या हुआ, इनके वेट में कमी आ गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड और थर्ड में यहाँ पे बीटल्स के वेट में अल्प पोषित की वजह से वेट में कमी आ गई, और जब वापस से झाड़ियों का जो डिजीज लगी थी झाड़ियों पे वो खत्म हो गई, तो वो क्या है, बीटल्स के वापस वेट में वृद्धि हो गई। तो इससे ये निष्कर्ष निकला थर्ड सिचुएशन की वजह से कि जनसंख्या मीन्स जो बीटल्स की जनसंख्या थी उसमें परिवर्तन पर्यावरण के कारण आया है। तो इससे हम इन सारी तीनों सिचुएशन के मदद से हम ये समझ सकते हैं कि जो एवोल्यूशन होता है किसी भी स्पीशीज़ का, उसमें जो विभिन्नताएं आती है वो किसी मतलब कि जितनी भी विभिन्नताएं होती है उसकी मतलब कि प्राकृतिक चयन को लेकर या उनकी जनसंख्या को लेकर, तो ये सारी क्या है, इवोल्यूशन को प्रभावित करती है। फर्स्ट सिचुएशन में आपने देखा कि रंगों की वजह से उनमें जो विभिन्नताएं आई वो उनकी समष्टि को प्रभावित कर रही थी। सेकंड में भी उनके रंगों को लेकर उनकी समष्टि को प्रभावित कर रही थी। थर्ड में उनको क्या है, उनके अल्प पोषित मीन्स उनको खाना नहीं मिल रहा था, तो पर्यावरण जो डिजीज लगी थी झाड़ियों को, तो वो भी एक पर्यावरण के में चेंजेस की वजह से उनकी संख्या में परिवर्तन हुआ था। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा उपार्जित एवं आनुवांशिक लक्षण। अब हम देखते हैं कि उपार्जित एवं आनुवांशिक लक्षण होते क्या हैं। उपार्जित लक्षण जो होते हैं इसको हम देख लेते हैं कि जीवों द्वारा अपने जीवन में स्वयं प्राप्त किए जाते हैं। उपार्जित लक्षण क्या होता है कि जीवों द्वारा खुद ही मीन्स ये जैसे जैसे बड़े होते हैं ये खुद ही अपने मतलब खुद अपने आप ही ये लक्षण को प्राप्त करते हैं। जनन कोशिका के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते हैं, वह अगली पीढ़ी को स्थानांतरित नहीं होते हैं। मीन्स ये जनन कोशिका के डीएनए में इसमें मतलब कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो जनन कोशिका के डीएनए में कोई भी डिफरेंस या नहीं लाते हैं और ये अगली पीढ़ी को स्थानांतरित नहीं होते हैं। मीन्स क्योंकि ये जो होते हैं वो डीएनए की वजह से पेरेंटल से मतलब कि संतान में ये नहीं जाते हैं। ये संतान खुद ही वो जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे वो गेन करती रहती है, क्या खुद ही प्राप्त करती रहती है। ये जैव विकास में सहायक नहीं होते हैं उपार्जित लक्षण। सेकंड आता है आनुवंशिक लक्षण। ये क्या होते हैं, वंशानुगत प्राप्त होते हैं। मीन्स ये पेरेंटल स्पीशीज से संतान में जाते हैं, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जैव विकास में ये सहायक होते हैं। अब बात आती है जाति उद्भव की। मीन्स स्पीशीज ओरिजिन कैसे होता है इसके बारे में हम देखेंगे। जीन तवा उन दो समष्टियों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती किंतु आंशिक रूप से अलग हैं। कि जीन का जो प्रवाह होता है वो दो समष्टियों के बीच होता है जो कि मतलब एक दूसरे से अलग नहीं हो पाती है पूरी तरह से, पर कुछ आंशिक रूप से वो अलग हैं। जैसे कि आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे पहले ये देख लेते हैं कि उप समष्टि जो स्थानीय होती है उनमें जब जनन के दौरान जीन प्रवाह होता है तो क्या होता है, स्थानीय समष्टि में विभिन्नता आ जाती है। इसमें इसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई बीटल है, बीटल जो है वो अपने आसपास की झाड़ियों पर ही मतलब भोजन के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, पर वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। बट मान लीजिए अगर कोई कौवा आ गया, कौवे ने उस बीटल को उठाकर उस स्थानीय जगह जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ से उठाकर वो दूसरी जगह ले जाता है, तो इससे क्या होता है कि जैसे वो जो होता है वो जहाँ से वो उठा के लेके गया स्थानीय जगह से अप्रवासी जगह पर, तो वहाँ पर वो क्या करता है अपनी संतति को बनाए रखने के लिए उसी के वहाँ जो दूसरी जगह की जो समष्टि होती है या फिर वहाँ पर जो बीटल होगा उसी से वो जनन करेगा और उसमें जीन प्रवाह होगा, तो क्या होगा, स्थानीय समष्टि में विभिन्नताएं आ जाती है। क्योंकि जो अप्रवासी जो बीटल था जो दूसरी कौवे द्वारा लाया गया था वो दूसरी जगह से था, और जो यहाँ पर जो लोकल जो स्थानीय वो बीटल था वो वहाँ का तो था, तो उनके बीच में अगर रिप्रोडक्शन होता है तो उनकी जो संतति होती है उसमें कुछ विभिन्नता आ जाती है। अब बात आती है आनुवंशिक विचलन। आनुवंशिक विचलन क्या होता है, एक समष्टि के जीनों में अचानक परिवर्तन का होना क्या कहलाता है, आनुवंशिक विचलन। अब बात आती है विकासीय संबंध योजना।
इसमें विकास के रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा आता है समजात अंग। समजात अंग क्या होते हैं? जिन अंगों की आधारभूत संरचना लगभग समान तथा कार्य क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। मीन्स जो अंग, जो ऑर्गन्स होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो लगभग समान होती है, पर उनके काम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि पक्षियों, सरीसृप, जल स्थलचर, स्तनधारियों के पैरों की संरचना तो समान होती है, पर ये इनके जो काम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इन अंगों की मूल उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वज से हुई है। सेकंड आता है समवृत्ति अंग। समवृत्ति अंग क्या होता है? इनकी संरचना जो होती है वो समान नहीं होती, पर कार्य क्या होता है? वो समान होता है। जैसे पक्षी के अग्रपाद तथा चमगादड़ के अग्रपाद, इनकी जो क्या है संरचना तो अलग अलग होती है, पर ये क्या होता है? इनकी जो काम होता है वो होता है उड़ने का, तो काम क्या है? समान ही होता है। ये अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है? जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता, तो हम इस तरह के जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जैसे कोई जीव है तो वो मरने के बाद उसके क्या शरीर का पूरा तरह से अपघटन हो जाता है, परंतु कभी कभी वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाता, उसका जो अपघटन है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है, तो उसके कुछ अंग जो होते हैं वो बच जाते हैं या वो संरक्षित रह जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए, इसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए। तो इस तरह से यहाँ पे है कि अलग अलग जो होते हैं कोर्डेड, नॉन कोर्डेड, तो उनके जो जीवाश्म होते हैं उसको अलग अलग नाम से कहते हैं। फर्स्ट है आमोनाइट है। आमोनाइट का जो होता है ये होता है जीवाश्म अकशेरुकी के जो जीवाश्म होते हैं वो ये आमोनाइट जो होता है वो अकशेरुकी का जीवाश्म कहलाता है। ट्रोलोबाइट भी जीवाश्म अकशेरुकी का होता है। नाइटिया जो होता है वो जीवाश्म होता है, वो मछली का होता है। और फिर आता है राजासोरस। राजासोरस जो होता है वो होता है डायनासोर का होता है, डायनासोर का कपाल होता है, जिसे हम राजासोरस कहते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज का हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 10th साइंस का ही नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।